नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में पुनः आपका स्वागत है। समय है चुनावी चौसर का। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद में क्या सीन रहेगा महानगर पालिका चुनाव का, महाराष्ट्र के साथ में अमरावती का भी। सबसे पहले शायद मुंबई में चुनाव होने वाले हैं। मुंबई के चुनाव का असर पूरे महाराष्ट्र पर पड़ेगा। मुंबई के चुनाव को देखते हुए क्या मंत्रिमंडल में वैसा फेरबदल किया गया या कुछ नए मंत्री को इसके लिए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव पर इनका पद कुछ असर डाल सके। शिवसेना की क्या भूमिका होंगी, मित्र पक्षों की क्या भूमिका रहेंगी, क्योंकि निश्चित रूप से अभी का मंत्रिमंडल विस्तार ये आने वाले चुनाव को देखकर किया गया। यदि किया गया तो रणनीति का हिस्सा है, नहीं किया गया तो क्या परिणाम हो सकते हैं। माधव जी पांडे मेरे साथ में है जो इस चीज का पूरा एनालिसिस करेंगे कि आखिर आने वाला चुनाव किस प्रकार बीजेपी अपने हिस्से में कर सकती है और किस प्रकार विपक्ष जो बीजेपी का भी प्रभाव चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर चल रही है, यहाँ बीजेपी वहाँ बीजेपी, क्योंकि आज सत्ता में केंद्र में बीजेपी है, महाराष्ट्र में बीजेपी। निश्चित रूप से जो केंद्र में रहता है, सत्ता में रहता है, असर में रहता है, कुछ न कुछ तो असर उस चीज का होता है। माधव जी आप क्या बोलते हैं? जी, राजनीति में कोई भी बात यदि पॉलिटिशियन करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी गहरी सोच भी रहती है। अभी मंत्रिमंडल का सेंटर का विस्तार हुआ, उसके बाद स्टेट का हुआ। स्टेट का होने के लिए ऐसा लगता है कि नहीं, ये महानगर पालिका का कोई संबंध इससे नहीं बनता है, लेकिन बनता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने कई सालों तक राज किया महाराष्ट्र के अंदर। कांग्रेस ने 60-65 साल राज किया। राजनीति उन्होंने किया, पहली बार किसी और को चांस मिला है। तो राजनीति अभी मोदी जी की लाट थी, इसलिए सभी लोग चुनकर आए हैं। उसके बाद लाट को एक ब्रेक मिल गया है और उसके बाद अब क्या होगा तो सच्ची राजनीति शुरू हो जाएंगी, जो जातिगत राजनीति हमारी है। हम लोग सभी भारतीय, यानी जो परंपरागत हमारे देश में राजनीति चलते हैं, जो कांग्रेस चलते है, जाति के भरोसे वोट, किसी भी कैंडिडेट को सीट देने के पहले उस जाति के लोग कितने, इस जाति की कितने, जाति पर आधारित ही राजनीति चलेगी। बीजेपी भी वही करेगी। बीजेपी कोई यानी एक विकासात्मक राजनीति जिसको बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जो नारा दिया था वो नहीं, किसी न किसी जाति का विकास, व्यक्ति का नहीं, जातियों का विकास करते चल जाएंगे या जाति को लिए बेनिफिट देते चल जाएंगे। एक समय ऐसा है हमारे पास कि जब कांग्रेस भी एक समय किसी को भी चुनकर लाने की कैपेसिटी रखती थी। अकोला से वसंतराव साठे चुनकर आते थे, रामटेक से नरसिंह राव चुनकर आते थे और मुकुल वासनिक वासिम से चुनकर आते थे। एक कश्मीरी, गुलाब नबी आजाद, यानी कश्मीरी वासिम से, एक आंध्र प्रदेशी रामटेक से और वसंतराव साठे जो पुणे के थे और फिर विदर्भ से भी थे, तो वो अकोला से। ये जो चमत्कार था वो इंदिरा जी ने करके दिया था। एक बहुत बड़ी कांग्रेस की ताकत थी। वहां पे जातिगत समीकरण बाजू कर देती थी और जैसे इंदिरा जी कहती थी वैसा वो चुनकर आता था। पार्टी का यस, बहुत प्रेशर था, बहुत प्रेशर था। कौन सी जगह भले पार्टी का प्रेशर, कांग्रेस का कैंडिडेट, कांग्रेस की टिकट मिल गया, बहुत बड़ी लॉटरी लगी, बिल्कुल जाता था। और उसकी वजह भी ये थी कि कोई सेकंड पार्टी नहीं थी। स्वतंत्र, जब हमारा फ्रीडम फाइटर का पूरा हिस्ट्री देखिए तो देश को स्वतंत्रता मिलाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा। जो कांग्रेस उस वक्त थी, उसके बाद उसका इंदिरा कांग्रेस हो गया, फिर उसका राष्ट्रीय कांग्रेस फिर से एक बार हो गया, पहले वो राष्ट्रीय सभा थी। तो लोगों को ये भ्रम था कि जो अभी जो लीडरशिप दिख रही थी, जो गांधी जी के मानने वाली लीडरशिप थी, वही लीडरशिप ने इस देश को फ्रीडम, एक स्वतंत्र मिला दिया। तो निश्चित तौर पर उनको स्वतंत्रता की जो पूंजी थी वो 60-65 साल चली। लेकिन जैसे राजनीति बदली, फिर बीच में जब जनता दल, मंडल आयोग आने के बाद सोच बदले, युवा वर्ग एक्टिव हो गया है। पहले युवा वर्ग एक्टिव नहीं था, बुजुर्ग लोगों की ही राजनीति करते, युवा को राजनीति में आने को मौका नहीं मिलता था। अभी हर युवा सक्रिय रूप से राजनीति में आ रहा है। जब से फिर बाद में सरकार ने, शिवसेना सरकार ने 18 साल की जब उम्र कर दी, उसके बाद में और ज्यादा फर्क पड़ गया है। बिल्कुल, मंडल आयोग आने के बाद देश को ये पता चला कि जातिगत राजनीति से ही बनती है बात। तब तक हम सोए थे वैसे राजनीति के तौर पे, जातिगत राजनीति इतनी प्रभावी नहीं थी। लेकिन मंडल आयोग आने के बाद शिवसेना ने उसको विरोध किया था, बाला साहब ने विरोध किया था। उसी वक्त छगन भुजबल एक मंडल आयोग के बहुत बड़े लीडर के तौर पे वहां पे फ्लैश भी हुए थे। उसके बाद भारत ये सोच रहा है कि जात के आधार पर राजनीति बनती है। और वैसे भी नीतीश कुमार ने वो प्रूव कर दिया, लालू प्रसाद ने वो प्रूव कर दिया कि जातिगत राजनीति में हमारी राजनीति फंस चुकी है। और ये
ये भाजपा भी ये कहती है कि हमें जाति सब मिटाना है, लेकिन वो नहीं मिटा सकती, क्योंकि जातिगत राजनीति का असर ऐसा है जहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा हो, गरीब ज्यादा हो, ऐसे जगह ही असर करता है। नहीं उन्नत जो नहीं साहब, ये तो हमारी बहुत बड़ी, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ भी क्या राजनीति जाती। देखिए ना, हार्दिक पटेल जैसा लड़का बोल रहा है कि हमें पटेलों को आरक्षण दीजिए। कई बार देखिए एमबीबीएस को जाने वाला लड़का भी अपनी कास्ट से फॉर्म भरता है, और हम तो चाहते कि हमारे जज भी कोई जाति के बने। यहाँ तक हम हमारी पोच बना चुके हैं। हम चाहते कि हमारे प्रधानमंत्री किसी जात के हो, हमारे राष्ट्रपति किसी जात के हो। हमारी जाति व्यवस्था और दृढ़ हो गई है। ये कोई समझता है कि राजनीति के अंदर के जातिगत व्यवस्था कुछ मायने नहीं रखती, तो एक गलत फहमी है। इसी गलत फहमी को लेकर राजनेता बहुत, वो तो कैसा है, जब बच्चे को हम पहली क्लास में जब उसको प्रवेश दिलाते हैं जी, वहीं पूछते हैं आपकी जाति क्या है। बिल्कुल। यदि वहां से जाति का कॉलम हटा दिया कि जाति की कॉलम एग्जाम एजुकेशन क्षेत्र में रहेगा ही नहीं, बिल्कुल, तो कोई बदलाव हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं, लेकिन जिसकी जात है, देखिए जब विधिमंडल का अधिवेशन होता धर्म है, तक ठीक है, धर्म समझ में आता है, धर्म जी। के आधार पर जो आरक्षण समझ में आता है, लेकिन जाति के धर्म में जाति या जाति में धर्म नहीं, वो तो जो अब भारत में पूरी राजनीतिक और सामाजिक तौर पे जातिगत जो आंदोलन थे वो खत्म हो गए। माधव जी, क्या बाकी जगह देशों में जाति काम नहीं करती? सिर्फ क्या भारत में इसका असर होता है? पाकिस्तान में नहीं होता, बांग्लादेश में नहीं होता, कि नाइजीरिया में नहीं होता? कहाँ जाति का असर नहीं है? थोड़ा ज्यादा तौर पर इंग्लैंड में भी देखिए आप, इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कैथोलिक नहीं होते, रोमन होते हैं, तो उनके भी एक उनका कास्टवाद बहुत, जाति व्यवस्था प्रोटेस्ट, यस, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में, कैथोलिक उनका प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रोटेस्टेंट नहीं होता है, उनकी भी एक खुद की एक व्यवस्था है, व्यवस्था पूरे विश्व स्ट्रांग है। भारत कैसे बच सकता है इसमें से? बिल्कुल बिल्कुल, तो एक व्यवस्था का हिस्सा हो गया, बिल्कुल, मान लीजिए उसको, इसको मान लीजिए, बस आगे चलिए उसको मानकर, इसका दुष्परिणाम नहीं हो इसकी कोशिश करनी। इसलिए मेरे ख्याल से भाजपा सरकार भी, हमारे यहाँ जो राजनीति चल रही है जातिगत राजनीति, उसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होता है। एक ही जाति के 4 लोग खड़े रहने के बाद में यदि एक जगह कहीं होगा जातिगत आरक्षण भी हमारे यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल भी उसकी वही हाँ, नहीं है, भी मजबूरी, बिल्कुल। इसलिए तो जातिगत राजनीति इसलिए भी है क्योंकि हमारी रचना भी वैसी कर देखी है, क्योंकि लोकसभा हो या फिर विधानसभा, वहां पे जातिगत तो वोटिंग है ना। हम चाहते हैं कि वो सामाजिक न्याय है, लेकिन चुनकर आने वाले सभी एमपी यदि करोड़ोंपति है तो ये कौन सा सामाजिक न्याय है? अभी चुनकर आने वाले रिजर्वेशन बन जाता है। हाँ, नहीं, ये तो बात सही है आपकी, लेकिन जहां तक हमने देखा कि जो भी रिजर्वेशन से हमारे लोग चुनकर आ रहे हैं, कई सालों में गरीब एमपी सुदाम देशमुख के अलावा मुझे दिखता ही। बिल्कुल, और सुदाम देशमुख किसी जाति से नहीं थे, वो ओपन कास्ट के थे भी। तो बात तो इस बात को लेकर है कि हम सामाजिक न्याय की बात एक मुंह से करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में क्या देखा जाता है, वही चुनकर आता है, उसमें भी जो पैसा वाला होता है, सभी में भी पैसे, हाँ, सभी एमपी जो है, यदि जात से भी है तो उसको, बिल्कुल, हम किसी जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन जाति व्यवस्था एक व्यवस्था का एक ऐसा गंभीर मामला है जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते, और यही माना है बीजेपी ने भी अंदर से। अब देखिए, महाराष्ट्र की पूरी राज्य की व्यवस्था थी वो मराठा और मुस्लिम, और उसके बाद हमारे शेड्यूल कास्ट, इसके अंदर कांग्रेस चला रही थी और बहुत स्ट्रांगली। उसके पहले रेडियोलॉस का प्रयोग किया था, जब गवई साहब चुनकर आए थे, कवाड़े साहब चुनकर आए थे, रामदास आठवले चुनकर आए थे और आम्बेडकर चुनकर आए थे। ये 4 एमपी एक ही इलेक्शन में बन गए थे, लेकिन उसके बाद ये प्रयोग नहीं हुआ। दलित चळवळ जैसे खत्म हो गई और उसका जो प्रभाव था वो राजनीतिक तौर पर कम हो गया, तो उसके जो टुकड़े टुकड़े हो गए और लोग नहीं एकत्र आ रहे, तो उसकी वजह से कि अब राजनीतिक पावर उनकी थोड़ी कम हो गई। लेकिन अदर कास्ट जो है, जो कास्ट हरदम पिछड़ी जाति को माना गया कि वो भटकिया है, विमुक्त है, इनका कोई स्तर नहीं है, ऐसी बहुत बड़ी एक लॉबिंग चल रही है, उसको भाजपा बना रही है। ये सोशल इंजीनियरिंग बहुत स्लो हो रहा है। अभी जो 2 साल के अंदर या 2 साल के अंदर सेंट्रल में और 1 साल के अंदर स्टेट में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, यदि अच्छी तरह से समझेंगे तो अभी विकास महात्मे जी को एमपी का टिकट दे दिया राज्यसभा से, जो धनगर समाज से। अभी कल के इसमें राम शिंदे जो कैबिनेट मंत्री बना दी गए वो धनगर समाज से, और जानकर जो कैबिनेट मंत्री बन गए वो भी धनगर समाज से। महाराष्ट्र में मराठा के बाद, माई के बाद यदि कोई बड़ी जात है तो वो धनगर है। और पूरे महाराष्ट्र में फिर हम वहीं आते हैं कि अमरावती में यदि चुनाव होते हैं कल, तो क्या जानकर साहब नहीं आएंगे? क्या ये शिंदे साहब नहीं आएंगे? या फिर निश्चित तौर पे अपनी अपनी वोट बैंक बना रही है बीजेपी, और समझ में नहीं आ रहा
ये समझ में आ रहा पवार साहब ने, इसलिए बीच में उन्होंने कहा था कि पहले तो छत्रपति पेशवा का नियुक्त करते थे, पेशवा फडणवीस को बताते थे, अब अलग हो गया, उल्टा हो गया काम। तो एक जगह जहां विनायक मेटे को उन्होंने चांस नहीं दिया मराठा स्ट्रांग होने के बावजूद भी, लेकिन वहां पे छत्रपति जी को उन्होंने एमपी बना लिया, वहां पे भाऊसाहब फुंडकर जैसा एक ओबीसी लीडर उन्होंने खड़ा कर दिया है और एकनाथ राव खड़से को बायकॉट कर दिया है। एकनाथ राव खड़से, हाँ, एकनाथ राव खड़से, भाऊसाहब फुंडकर या फिर गोपीनाथ जी मुंडे, एक ऐसी विंग थी, एक लॉबी थी, और उसके साथ प्रमोद महाजन, इनकी एक और लॉबी थी, फिर नितिन जी की एक और लॉबी थी इसके अंदर। लेकिन अभी फिलहाल, और उनके साथ तो फडणवीस साहब भी थे। सत्ता में आते ही सारे लॉबी के कैलकुलेशन सारे शुरू हो गए फिर से। सत्ता में नहीं थे जब, बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता में बाद में हर व्यक्ति पावरफुल होता, अपनी अपनी लॉबी बनाने की कोशिश करता। जहां तक 1.5 साल की राजनीति को समझेंगे आप, तो खड़से साहब ने पहले बार आवाज की थी कि नहीं, ओबीसी का सीएम होना चाहिए। ये आवाज इसलिए भी स्ट्रांग थी कि वो सबसे सीनियर लीडर थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, तो उनकी जो सोच थी उस सोच को और डेवलप न हो, इसलिए बहुत सीरियसली इसका कट ऑफ किया है। जैसे ही खड़से साहब को बाहर कर दिया, उन्होंने धुले से एक मंत्री सेंट्रल से ले लिया जो मराठा समाज से है। अब उन्होंने फुंडकर साहब को लिया जो बुल्ढाना से है, जिन्होंने अकोला में अपनी अच्छी पहुंच रखी है। उसके बाद उनकी जो लीडरशिप है वो सभी तरह से पैक कर दी है, उनके जलगांव से मिनिस्टर कर दिया। तो निश्चित तौर पे एक जगह अंतर्गत जो विरोधक है उनको शांत बैठाना, और दूसरी जगह 2019 का इलेक्शन हो या उसके बीच में वाले छोटे छोटे इलेक्शन हो, सभी इलेक्शन जात से आधार होते हैं। और महाराष्ट्र की जाति व्यवस्था इतनी पकड़ी है कि यहाँ का ब्राह्मण हो या पुणे का या फिर कोल्हापुर का, यहाँ का मारवाड़ी हो या फिर पुणे का, फिर नासिक का, यहाँ का मराठा हो या फिर पिन का, उनके लीडर जो डायरेक्शन दे रहे हैं, हम सभी लोग हमारे जाति व्यवस्था पे इतना भरोसा रखते हैं, तो इसलिए उनको भी पराया नहीं रहता और उनको भी जाति का ही खेल खेलना पड़ता है। इसलिए अभी जो मंत्रिपरिषद की जो पूरी रचना कर दी, नया जो मंत्री लिए गए, उसके अंदर एक जाति का समीकरण बहुत स्ट्रांगली है। मुझे इस बात से लेके ज्यादा सीरियसनेस नहीं भी है कि पॉलिटिकल अभी ये नहीं सोच रहे कि धनगर समाज को इतना स्ट्रांग क्यों लीडरशिप दिया जा रहा है, क्या है इसके अंदर, क्योंकि ये धनगर समाज अब जिसके पीछे जाएगा वो स्ट्रांग बनेगा। क्योंकि मराठा समाज के पास एक स्वयं बुद्धि है, वो चाहता है तो कोई मराठा कांग्रेस के अंदर हरदम रहेगा, क्योंकि शरद पवार जैसा बहुत बड़ा स्ट्रांग लीडर है। तो मराठा लॉबी जो है वो उतना स्ट्रांग करना नहीं चाहते जितने स्ट्रांग करना चाहते अदर कास्ट के लॉबीज। इसलिए भाजपा ने एक नया सोशल इंजीनियरिंग कर दिया है कि परमानेंट जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस की लीडरशिप है वो मराठा की है, उसको उन्होंने थोड़ा दरकिनार कर दिया। नहीं तो विनायक राय मेटे को उनको मिनिस्टर करना था, लेकिन उन्होंने मैसेज दे दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे आपको, उनको साइड में कर दिया, शाहू महाराज को उनके वंशज को कर दिया। लेकिन मराठा की जगह वो चाहते कि ओबीसी कुंभी हो, प्योर मराठा। और जैसे अभी भी खबर आ रही थी कि मुंबई के अंदर उन्होंने अपने विनोद तावड़े जी के कुछ अधिकार कम करने की सोच रहे थे। परसों में खबर थी अकोला से कि रंजीत पाटिल के साहब हायर एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन दोनों भी आने वाले हैं। ये आवाज जो है मराठा के अंदर भी, वो जो प्योर मराठा और कुंभी मराठा जो डिफरेंस है, तो कोल्हापुर और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर जो प्योर मराठा है उनका एक अलग गठ है जो राष्ट्रवादी को बहुत पकड़ हुआ है। भाजपा कितना भी ताकत लगा ले, वहां वोटिंग नहीं फूट रहा उनका। तो उन्होंने सोच लिया है कि पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और कोकण के पट्टे में ज्यादा तौर पे मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ में धनगर समाज बहुत बड़े ताकत में है। उनमें 2 गुट थे, वो दोनों गुट को भी उन्होंने साथ में ले लिया, तो कम से कम 15% वोटों का उनको फायदा होने वाला है। ये वोटों की राजनीति यहाँ 15% वोटों के पर आधारित राजनीति यानी जातिगत राजनीति, क्योंकि राजनीति वोट बैंक जिसके पास है उसी की चलती है। तो एक जाति बेस आधारित, हालांकि जातियां वही ज्यादा फॉर्म में आती है जो पिछड़े जाति की हो, जिनका बहुत ज्यादा अस्तित्व, बहुत ज्यादा ये दिखावा न हो, एक ग्रुप में, झुंड में जो रहते हो कि एक लीडर के बोलने पे सारी की सारी जाति बदल सकती है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको पूरी तरह से कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होता या पूरी तरह खुद का वो उपयोग नहीं कर पाते। जहां तक के बताया कि छोटी छोटी जातियां जो बड़ी रूप में भी हमारे सामने आ रही, बड़े वोट बैंक के रूप में सामने आ रही, निश्चित रूप से इनको कहीं तो भी लीडरशिप की आवश्यकता है। इसके विपरीत यदि जैसे आप मराठा की बात कर रहे थे, उच्च वर्ग की बात कर रहे थे, ये खुद लोग सारे समझदार, ये किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते, इसलिए ये बिखरे होते। इनके बिखरने का फायदा, और जिनको किसी का नेतृत्व स्वीकार कर लेते, वो मानते हैं कि जो हमारा लीडर बोल रहा है वह सही बोल रहा है, ऐसे लोगों पर जाति का आधार बनाकर जो बीजेपी ने अभी एक पत्ता फेंका है धनगर समाज का, निश्चित रूप से महाराष्ट्र में धनगर समाज के जैसे कि बता रहे 15% वोट
यदि बढ़ते, यदि धनगर समाज का वोट पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ कन्वर्ट होता है, फिर चाहे महानगरपालिका का इलेक्शन हो, जिला परिषद का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन हो, जातिगत व्यवस्था जहां अपने लीडर पर किसी को विश्वास हो, बात विश्वास की है कि जो ये हमारा लीडर बोल रहा हो सही है, वहां यानी इसको हम बोल सकते हैं अंधी दौड़ उसके पीछे पूरी की पूरी लगाना, उसने जो बोल दिया सही है। इसके विपरीत मैंने बताया माधव जी जैसे मराठा समाज बता रहे, स्वर्ण समाज बता रहे, मारवाड़ी समाज बता रहे, ये कभी भी एक नहीं हो सकता। ये सभी लोगों को लेकर चलते क्योंकि इनके पास खुद की सोच है, खुद की समझ है, खुद की शक्ति है, खुद के पावर्स है। इनके विपरीत जिनके पास सब चीजें नहीं है वो किसी एक लीडर पर आधारित रहते हैं और इसी चीज को फायदा बनाकर, इसी चीज को औजार बनाकर, इसी चीज को हथियार बनाकर बीजेपी ने अपना गेम खेला है। अभी 3 लोग आपने अभी धनगर समाज के बताया, निश्चित रूप से अब इसका क्या धनगर समाज का फर्क पूरे महानगरपालिका के चुनाव पे पड़ेगा, मुंबई महानगरपालिका के चुनाव पे पड़ेगा। मुंबई में यदि धनगर समाज की यदि ज्यादा, मुंबई में देखा कि बाहर के लोग भी बहुत ज्यादा है, बिहारी लोग बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा आए हुए हैं, इन सबसे पूरा मुंबई में क्या असर करता है इस मंत्रिमंडल का, एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल हुए जातिगत मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या यह विस्तार मुंबई महानगरपालिका में भी असर दिया? मुंबई की जनता, जहाँ की भारत की आर्थिक राजनीति कहा जाता है, सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग जिस जगह रहते, क्या उस जगह भी जातिगत आधार पर यह राजनीति असर करेगी? आज तक देखा कि महानगरपालिका या मुंबई शिवसेना के कब्जे में रहा। शिवसेना जैसी बोलती थी मुंबई में वैसा होता। शिवसेना ने क्या बॉम्बे का नाम मुंबई किया तो उसके बोलने पे नाम तक बदल गया है। जिस मुंबई का आज शिवसेना वहां खामोश सी बैठी है। क्या शिवसेना जातिगत राजनीति में अपने उठाल नहीं पा रही या कुछ उसकी अलग व्यवस्था है? क्या वह भी मराठी कार्ड खेलना चाहती है? माधव जी क्या बोलते हैं इस बारे में? बिल्कुल, मुंबई महानगरपालिका के अंदर अभी 2 बातें बहुत गंभीर रूप से सामने आ गई। मिस्टर मोहता करके एक फाइनेंस के बहुत बड़े अधिकारी है और उनको वहां पे सीएम ने बैठा दिया, जो सीएम के बहुत मर्जी के लोग हैं। और उन्होंने अभी एक रास्ते के अंदर जो करप्शन हुआ है उसके अंदर एक बहुत स्कैंडल बाहर निकाला। 6 अधिकारियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उसमें 2 को तो पुलिस कस्टडी मिल गए। ये जब प्रकरण बाहर आ गया तो उसके अंदर जिसने भी इसको प्रपोज किया था, रस्तों के अंदर जिसने पैसे खाए, उनके नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एक मुंबई की प्रेस अभी ये बात सबको बता रही है या फिर छपकर आ रहा है रोज कि उद्धव जी की जो 4 कदम पीछे जाने की जो बात है उसके पीछे भी एक राज है कि क्या धीरे धीरे सब बाहर निकलेगा क्या। और इसको एक पॉलिटिकली कहेंगे तो हम ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं। जब शिवसेना पिछले 2 बार के हमने देखा कि मंत्री पद की जब शपथ लेने की बात रही तो बहुत बड़ा आवाज था, लेकिन इस बार सेंटर की मिनिस्टरशिप पे तो उन्होंने आवाज ही नहीं की। यहाँ पे भी कैबिनेट पद और कैबिनेट, हाँ, तो ये क्यों हुआ? इसकी जो समीक्षा बन रही है मुंबई प्रेस के अंदर, तो ये बात सामने आ रही है कि क्या उद्धव जी इस बात को लेकर बहुत साशंक है कि क्या फडणवीस साहब इसको आगे लेके जाएंगे इस चीज को और शिवसेना को मुश्किल कर देंगे। छगन भुजबल को उन्होंने दिखाई दिया कि हम क्या कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे लोग भी चाहेंगे कि शिवसेना के अंदर क्या है और ये बात आएंगे सामने। शिवसेना के पास जो लीडरशिप है वो बेसिकली मराठी ओबीसी लीडरशिप है। उनके पास जो लीडरशिप है वो कोंकण से है और मुंबई प्रॉपर से है और उनकी लीडरशिप को वो काटना नहीं चाहती, वो शिवसेना की लीडरशिप है, उन्होंने समझ लिया है। लेकिन बाकी की जो लीडरशिप है बची है उसको बहुत अच्छी तरह से वो जोड़ रहे हैं, जिसमें हमने बता दिया कि वो धनगर कोल्हापुर से लेकर जो सांगली तक का पट्टा जो मुंबई में स्थायिक हुआ वो पकड़ में आ गया है। और आशीष शेलार जैसा एक लीडर उन्होंने दे दिया कि जो उसको मुंबई महापालिका का मुखिया बना दिया है। और सीएम ने ऐलान कर दिया कि हमारा अब मेयर बनेगा। तो सीएम यदि बोलते हैं कि हमारा मेयर बनेगा तो अभी जो राजनीतिक सब डिजाइन चल रही है इसके अंदर उनका मेयर बनने की संभावना दिख रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर शिवसेना के अंदर कोई अच्छा माहौल नहीं है और उत्तर प्रदेश के लोग शिवसेना को नहीं लाइक करेंगे, ना मनसे को लाइक करेंगे। वो पूरा पार्ट कट हो गया है जो पूरी तरह से मोदी फैक्टर के कारण बीजेपी को मिल सकता है। संजय निरुपम जैसे कांग्रेस लीडर है जिनकी गुरुदास कामत ने हवा निकाल दी है। कांग्रेस के 2-4 टुकड़े हो चुके हैं। राष्ट्रवादी का कोई प्रभाव नहीं है। जितेंद्र आवाड चुप बैठे हैं। उनके एक नगर सेवक के प्रकरण में उनके अकाउंट में कुछ करोड़ रुपए आ गए थे, वो क्रिमिनल केस में उनका फाइल वैसे रख दी है। गवर्नमेंट बहुत सीरियसली काम कर रही है।
तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सब लोगों ने बोलना चाहिए भाई बीजेपी वाले आप अपने नाम दे दो, आप चुन के आ जाओ, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना। साहब मैं 2 दिन पहले वाला ही मैं बता दूं, एक स्टेटमेंट चल रहा था, विरोधी पक्ष नेता बात कर रहे थे और सीएम साहब की तारीफ कर रहे थे, तब नारायण राणे ने कहा कि भैया आप पर्सनल संबंध मत मेंटेन कीजिए, कुछ कांग्रेस की भी बात कीजिए। नारायण राणे का स्टेटमेंट आ चुका है कि कांग्रेस वाले भी अब तारीफ कर रहे हैं फडणवीस साहब की। अब कोई गलती से अपनी उनकी जात का कोई एक एग्जाम्पल दे दे तो लीडरशिप भी अब 4 पैर पीछे आ गई, क्योंकि सबको पता है कि ये जातिगत राजनीति नहीं हो रही है ऊपर के लेवल पे, ये अंदरूनी अपने अपने काम चल रही है। पार्टी अलग काम कर रही है और गवर्नमेंट अलग काम कर रही है, और गवर्नमेंट उस ढंग से काम कर रही है जिस ढंग से करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस फिर से रिटर्न हो सकती है। ये बात बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस रिटर्न नहीं हो सकती, लेकिन जिस कारण हो सकती है। रिटर्न नहीं होने के कारण कांग्रेस का एक सबसे बड़ा एक ये कि जहाँ बहुत ज्यादा होशियार लोग रहते हैं वहाँ लीडरशिप नहीं रहती है। बिल्कुल। बीजेपी में केंद्र में देवेंद्र और राज्य में नरेंद्र, 2 लोगों की बात चलती, तीसरे लोग कोई बोलने का अधिकार है। किसी ने बीच में बोला भी तो उसका पत्ता साठ खड़ से उसका। याद करो इंदिरा जी की राजनीति, कोई सामने बोलता नहीं, जिसने भी बोला या तो वो अंदर हो जाता था या उसका पत्ता साफ हो जाता था, और पूरी राजनीति उसको पूरी लाइफ खत्म कर दी। उसी इंदिरा जी के भरोसे आज पूरा ये उसी तर्ज पर वापस ये राजनीति चल रही है। बिल्कुल। बात जब हम करते कि राजनीति जो होती है विचारों की होती है, विचारधारा वापस कांग्रेस की आ रही है, कांग्रेस की ही रणनीति आ रही है, कांग्रेस के प्रकार से ये भी उसी प्रकार के उनके जो 60 साल के अनुभव है, उन्होंने जो गलतियां की, उन्होंने जो अच्छा काम किया स्वीकार कर ले, गलतियों को छोड़ दे। कहीं तो भी इसमें ये पकड़ है, अकेला व्यक्ति का डिसीजन, इनको किसी से पूछना नहीं है। कांग्रेस को महाराष्ट्र में यदि आज आना है तो कौन लीडर सामने है? बिल्कुल, किसको सामने करे, कौन सामने जाए? लीडरशिप जैसा कि बताया कि आपने जैसा बताया कि जाति में भी जो पैसे वाला वही चुन के आता, लीडरशिप में भी जिसके पास पैसा है, पार्टी के पास पैसा है, पैसा खर्चे की करने की ताकत है। यदि आप खुद खर्चा करेंगे 100 करोड़ तो पार्टी आपको 200 करोड़ देगी। आप यदि 1 करोड़ खर्चे की करने की ताकत है, 50 लाख आपसे पार्टी फंड में ले लेंगे, आपको देंगे नहीं। इस प्रकार की राजनीति की पूरी पैसे के पीछे ही राजनीति पूरी चल रही है। जहां तक देखा, जैसा कि बताया माधव जी मैंने कि यहाँ पर सिर्फ एक अकेले व्यक्ति की पूरी चीज जो देवेंद्र फडणवीस ने बोल दिया वो पूरा। कांग्रेस किसको लीडर बनाएगी? कांग्रेस की लीडरशिप में आज भी कौन सामने बन के लीडर रहेगा? जैसे राष्ट्रवादी का ठीक है, पवार घराना है, राष्ट्रवादी चल रहा है। यहाँ कांग्रेस के घराने नहीं है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, शरद पवार का है, पवार राष्ट्रवादी है, शरद पवार, हर व्यक्ति का कोई ना कोई कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस आज भी बिखरी हुई है। यदि ये सिमट कर एक आगे तो निश्चित रूप से जैसा कि अब शिवसेना को बहुत बाजू में किया जा रहा है, शिवसेना को समझ में आ रहा है कि हमको किनारा किया जा रहा है, उसकी मजबूरी है विचारों के साथ में रहने की। बिल्कुल। यदि कहीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र शब्द जहां आ गया वहां फिर शरद पवार भी आ जाएगा, कुछ महाराष्ट्र के लीडर भी आएगा। यदि ये सारे एक होगा तो निश्चित रूप से बीजेपी भी फायदा इसलिए उठा रही है, बाकी सारे लोग बिखरे हुए। पूरे ओवरऑल वोट देखे तो 50% से ज्यादा बीजेपी को वोट नहीं, 40% है, 40%। यदि बाकी की 60% की पार्टी 50% में 10% छोड़ दिया तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चैलेंज हो सकता है। इस चीज के लिए भी इनको एक नहीं हो, इसके लिए कहीं ना कहीं फडणवीस को राजनीति करनी पड़ेगी कि ये किसी भी रूप में सेना के साथ में जाए नहीं। सेना को या तो मजबूरी रहेगी कि बीजेपी के साथ में रहना, या कुछ उसको ऐसा लालच दे दे कि बीजेपी को छोड़े नहीं। आपको क्या लगता है, लालच देगी या मजबूरी रहेगी? नहीं, अब लालच की राजनीति अमित जी शाह नहीं करते हैं, ये तो ध्यान में आ गया, हमारे भारत के ध्यान में आ गया है कि लालच की राजनीति नहीं होती। यहाँ पे बिल्कुल बहुत अलग शब्द से कह दूं कि थोड़ी बनिया की राजनीति है, गिव एंड टेक पॉलिसी, व्यापारीकरण है इसका सिस्टम। बिल्कुल, व्यवसाय है, कितना आप लाते, कितने आप दे सकते, क्या करते, नफा नुकसान देखकर ये पूरी और बहुत अच्छे सिम्टम्स है भविष्य के लिए। यदि आप खुद का नफा नुकसान, खुद का सोचे, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो, खुद का यानी खुद का व्यवसाय, एक पूरा भारत देश एक यूनिट है, एक इंडस्ट्री है, इसमें जब तक आप फायदा नहीं देखोगे, खुद का फायदा नहीं देखोगे, क्योंकि लोग खा के चल जा रहे हैं। बिल्कुल होता ना कि जैसे हमारे बनिया बोलते कि यदि जिस दुकान का यदि मालक ही चोर है तो उसमें आके आदमी तो चोरी करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले भ्रष्टाचार से हटना पड़ता है। लीडर लोग यदि भ्रष्टाचार मुक्त हो गए तो किसी ऑफिसर की ताकत नहीं है कि 1 रुपया भी रिश्वत वो ले सके। ये नरेंद्र जी मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने अपनी इमेज को देखिए ना, मिस्टर क्लीन रखा है,
और बहुत ताकत के साथ स्मृति ईरानी को जिस ढंग से बाहर भी कर दिया, उनको कोई ऐसी बहुत तकलीफ नहीं हुई कि स्मृति ईरानी को हमने बाहर करना बहुत मुश्किल नहीं लगा उनको। मैसेज था। अब जो खबरें आ रही है अमित शाह भी नाराज थे, संघ भी नाराज था, तो निश्चित तौर पर भारत के लोग भी नाराज थे ना। स्मृति जी पर ये जिम्मेदारी कोई, उनको तो नभवानी मंत्री या फिर सांस्कृतिक मंत्री के तौर पर देना था, वो अच्छे पार्टी या फिर मीडिया भी देती थी तो वो चलता था, लेकिन एजुकेशन उनका विषय भी नहीं था। तो अब जो चेंजेस ला रही है भाजपा, भाजपा ने भी 2 साल अपने अनुभव ले लिया, अपने लोगों को कौन किस काम बिल्कुल बिल्कुल किस काम लेना चाहिए। बिल्कुल अभी अनुभव लेने को और 3 साल लगेगा भी, और वो आने वाले 5 साल में यदि 19 की सेटिंग कर रहे है तो निश्चित रूप से उनके पास बहुत अच्छा एक मंत्रिमंडल और कार्यकाल रहेगा। जो पुरानी अभी पूरी बहुत पैसे की गैप पड़ी है, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में गया, किसी रूप में गया, देश से पैसा बहुत बाहर गया है, हाँ बहुत ज्यादा गैप है पैसे। इस गैप को धीरे धीरे कम करना, खुद काम करना है ना, आवक बढ़ानी पड़ेगी, खर्चा कम करना पड़ेगा। ये 2 चीजों पे यदि अमित शाह कंट्रोल कर लेते हैं कि हमारा एक्सपेंसेस कम करे पूरा का पूरा और आवक ज्यादा बढ़ाए, यानी आवक बहुत ज्यादा है, आधे से ज्यादा आवक भ्रष्टाचार में चल जाती है। और खर्चे में भी यदि 100 रुपए खर्चा करते हो तो एक्चुअल खर्चा 40 रुपए तक, 60 रुपए बांटने में भ्रष्टाचार में, ये दोनों चीजों का मैनेज हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा देश विश्व में 1 नंबर का देश रहेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है कि इमेज तो बना रहे हैं। और अभी बीच में अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट भी आता, एक मंत्रिपरिषद को उन्होंने संबोधित कर दिया कि कांग्रेस के जमाने में ये कहा जाता था कि पार्टी को फंड देना पड़ता है इसलिए मंत्री परिश्रम करते हैं, लेकिन किसी को भी पार्टी को फंड देना नहीं है, फंड पार्टी खुद बनाएंगी। आप कोई भी ये चांस मत लो कि पार्टी के लिए हम पैसा जमा कर रहे हैं, बिल्कुल मत जमा करो। उन्होंने स्पष्ट रूप से डायरेक्ट दे दिया के लिए किसी ने बाहर से पैसा लेना नहीं, पार्टी फंड के नाम पे चांस नहीं लेना, जगह थोड़े कलेक्शन किया जाए, पार्टी फंड 1000 दे दे, 5000 दे दे, 10,000 दे दे, एक बड़ा झोला रखते पार्टी फंड है, उसमें फिर 2 नंबर का पैसा मिला जाता है, पार्टी फंड 2 करोड़ जमा हो गया, वो फंडा बीजेपी नहीं करेगी, नहीं चाहती। पैसा मांगने का काम बाहर से किसी को भी नहीं होगा, कुल मिलाकर ब्लैकमेलिंग बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाला चुनाव जो महानगरपालिका का चुनाव है, जातिगत राजनीति, पैसा और नीति, इन सब चीजों की क्या व्यवस्था बनती, क्या तीनों का कॉम्बिनेशन बैठता है। निश्चित रूप से जातिगत राजनीति असर करेंगे, लेकिन बिना पैसे के काम नहीं होते। पैसा जेब से कौन लगा, बिना भ्रष्टाचार के पैसा कैसे आएगा? क्या सचमुच बीजेपी ऊपर से पैसा भेजेगी? ऊपर से भी भेजेगी तो किसी से भी फंड लेना, व्यवस्था लेना, किसी न किसी से तो लेना है। कैसे बिना भ्रष्टाचार के फंड आ सकता है? क्या चुनाव में खर्चों पर प्रतिबंध जो लगाया, क्या वो प्रतिबंध सच में रहेगा? 5 लाख का खर्चे का प्रतिबंध लगाया जाता है, करोड़ों रुपए खर्चा कर देता, सबको दिखता है, बीजेपी को भी दिखता है, कांग्रेस को भी दिखता है, वो अधिकारियों को भी दिखता है, फिर इन पर बंधन क्यों नहीं? निश्चित रूप से खर्चे पे यदि चुनाव के कंट्रोल हुआ तो भ्रष्टाचार को भी कहीं ना कहीं रोक मिलेगी। अगले एपिसोड में फिर नए विषय के साथ में आपके साथ मिलेंगे, मैं और माधव जी। तब तक के लिए एक विषय जोड़ दूं कि अमरावती महानगर पालिका के और अमरावती के जिले के सभी शिवसेना के लीडरों की एक मीटिंग हुई है अभी मुंबई के अंदर। उद्धव जी ने उस मीटिंग में क्या कहा और क्यों कहा कि माझ्या आजोळी शिवसेनेचा पराभव मला दुखवतो, ये क्यों कहा, किसके बारे में कह रहे थे, अगले एपिसोड में आपको बताएंगे डिटेल्स उस मीटिंग में कौन कौन था। जो महाराष्ट्र में पूरा असर रखती थी शिवसेना, एक पार्टी के रूप में, एक डैशिंग पार्टी जो आई थी, आज कहीं तो भी उस शेर की आवाज दब सी गई है। जैसे भारत में शेर कम रहे, शिवसेना के भी आवाज कम हो रही। इसके पीछे क्या कारण, क्या दर्द है, क्यों वो बात नहीं आ पा रही, कहाँ ये लोग कम पड़ रहे, एक अगले एपिसोड में हम डिटेल बताएंगे आपको। जरूर इस चीज पर आप जरूर देखिएगा कि शिवसेना आखिर पीछे क्यों है।